हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 26 दिसंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज हमें डिस्कस करना है। फ्रंट पेज पे अगर देखें तो यहाँ पर अभी कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है छोड़ के इन दो आर्टिकल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को। तो एक फर्स्ट आर्टिकल है जिसमें एक आप कह सकते हो कि ट्रायल लिया जाएगा 4 स्टेट्स में, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में, कि किस तरीके से डिलीवरी की जाएगी वैक्सीन्स की, किस तरीके से कोल्ड चेन की फंक्शनिंग होगी और क्या वाकई में वैक्सीनेशन के बाद में एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, उनके बारे में एक वॉचिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रोविज़न ये देख सकते हैं, एक प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से एक कहते हैं ना मिशन मोड में एक वॉर टाइप जो एक इवेंट करके आप किसी भी बीमारी को टैकल करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये जो सिचुएशन है या फिर ये जो सीक्वेंस है ये बड़ी काम की है, ये देखनी है एक। तो दूसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ से वैक्सीन डेवलपमेंट होने के बाद में देश के एक एक कोने तक पहुँचाया जाएगा वैक्सीन को, तो उसके लिए उनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट 1 या 2 लाइनें हैं जो मैं सीधा एक्सेप्ट करके या फिर पिक करके आपको बताऊँगा। ठीक है, एक ये आर्टिकल है। इसके अलावा आगे चलें, फिर पेज नंबर 4 पे आप देखोगे तो सीधा आपके सामने ये वाला जो आर्टिकल है जिसमें बताया हुआ है कि फार्मर्स से जो लाइव कॉन्फ्रेंस हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के नाम मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पर इंडल्ज रही या फिर इन सारे कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व रही हैं, तो उसके बारे में आप गूगल ज़रूर कर लेना। नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, पीएम किसान सम्मान निधि, जो पीएम किसान स्कीम है उसके बारे में, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे अभी आप देखोगे प्रीलिम्स 2020 में पूरा एक क्वेश्चन था और उसमें बेसिक चीज़ें पूछी गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बट ये न्यूज़ में रहता है ना, तो इनसे रिलेटेड बातें हमें पता होनी चाहिए। तो एक किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप ज़रूर सर्च करके देखना। ठीक है, नाबार्ड के बारे में भी सर्च करना। और एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ रही है जो यहीं पर है आपके सामने, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दिबांग वैली, ये दिबांग वैली कौन से स्टेट में आती है, तो वो आती है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, वो आप ज़रूर गूगल कर लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें बाकी तो देखो ग्राउंड लेवल की बातें हो रही हैं, किसानों के साथ में जो कॉन्टैक्ट हुआ, बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुआ, उसके बारे में। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हो बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के साथ में हमारी तरफ से बीएसएफ के जो चीफ हैं उनकी बातचीत हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुआ और कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई कि एनआरसी जो है ना वो एक एक्सक्लूसिवली इंडियन इशू है। ये किसका कहना है? बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, उनके चीफ का। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल भी देखेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बातचीत हो रही है और कैसे इलीगल मतलब एक माइग्रेशन को या फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश की जा रही है दोनों देशों के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके द्वारा। तो इस पेज पे हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे। फिर देखते हैं आगे। फिर आप जैसे ही पेज नंबर 5 पे आते हो तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर कि बार्क, ठीक है, बार्क की फुल फॉर्म होगी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ठीक है, तो बार्क का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है जो टीआरपी का जो केस हुआ है। और आपको ये आइडिया भी होगा कि जो रिपब्लिक टीवी के सीओओ हैं जिनका नाम है रामिल गरहिया, ठीक है, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है अभी रिसेंटली ही। तो टीआरपी का पूरा मुद्दा था, इस पे हमने एडिटोरियल भी पूरा अच्छे से देखा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का कि बार्क क्या है, तो ये ज़रूर गूगल कर लेना आप। ठीक है, बार्क के बारे में देख लो, गूगल करके। कहाँ देखोगे आप? या तो इनसाइट की वेबसाइट पे जाके देख लो, इनसाइट आईएएस की में मिल जाएगी आपको डिटेल, या फिर दृष्टि की में। आजकल ये सब लोग क्या डिटेल बना करके डाल देते हैं और उन चीज़ों में जो इंपॉर्टेंट वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे वो चीज़ें नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा हाँ, इसी पेज पे एक ये आर्टिकल आया है। इस आर्टिकल को आप यहाँ पर अगर मैं समराइज वैसे बाद में कर लूँगा, खैर इसको भी हमें पढ़ना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं वो अभी पीक पे पहुँच रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसके लिए जो मेन जो लीडर है उनका नाम आ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी। बेसिकली क्या, 25 दिसंबर हमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ठीक है, जयंती के तौर पे मनाई जाती है। तो इस वजह से उनके ऊपर बातचीत हो रही थी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्पीच हुए। तो यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है,
ठीक है। उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। तो बोले ये जो अभी करंट यूएस इंडिया रिलेशन है, दो डेमोक्रेसीज के बीच में, एक तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसकी शुरुआत की गई थी वाजपेयी जी के एक कह सकते हैं बहुत लंबी सोच के बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पर एक इंटरव्यू है एक तरीके से, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस में मेन चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे कि यूएसए का जो नया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या रिएक्शन या फिर क्या ओपिनियन रहेगा टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की थी, बट आज एक और नए तरीके से डिस्कस करेंगे क्योंकि अब बाइडेन इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। इसके अलावा इसी पेज पे आप देख सकते हो यूएसए ने अभी एक लॉ पारित किया है तिब्बत पे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइनीज़ जो एक एस्टैब्लिशमेंट है वो कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि चाइना ने तो ये कहा कि दलाई लामा हो चाहे कोई भी बुद्धिस्ट लीडर हो तिब्बत का, उसको चाइनीज़ लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा बताया जा रहा है डिटेल में कि किस तरीके से यूएसए ने पहले भी कोशिश की थी, बट यूएसए कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से पारित कर दिया था यहाँ की जो पार्लियामेंट है, बट यूएसए के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उन्होंने रोक दिया था उस पूरे प्रोविज़न को, क्योंकि उस टाइम पे यूएस चाइना के रिलेशन अच्छे थे। अब क्या है, रिलेशन बिगड़ गए तो डोनाल्ड ट्रंप अप्रूवल देने वाले हैं पूरे इस लॉ को। लॉ का नाम अगर आप देखोगे तो वो है द तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, जिसका नाम है TPSA एक्ट। ठीक है, TSP एक्ट भी बोला जा रहा है इसको। तो ये आर्टिकल भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। वर्ल्ड पेज पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट आया नहीं है, अब हम आ गए सीधे इकोनॉमी पेज पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंज्यूमर मेन फोकस पे रखा जा रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई दोनों के दोनों अभी तक फिलहाल इस चीज़ में बिल्कुल मूड में नहीं है कि फिक्स फ्लोर प्राइस एक मतलब अप्रूवल दे दी जाए, क्योंकि टेलीकॉम जो आप कह सकते हो जाइंट्स जिनमें जियो और बात कर सकते हो एयरटेल भारती और वोडाफोन आइडिया, ये तो चाहते हैं कि जो कॉलिंग है उसकी रेट हो गई या फिर डेटा जो कंज्यूम होता है उसकी रेट हो गई, तो उनके लिए कुछ ना कुछ फ्लोर प्राइस फिक्स कर दी जाए। बट ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अभी भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा रुके हुए हैं। वैसे तो ये बातचीत हो रही थी 2020 के शुरुआत में, बट कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गया, तो फिर से एक रिवाइवल मिला इस बातचीत को। तो एक ये आर्टिकल देखने लायक है। फिर इसके अलावा इसी पेज पे देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूरोपियन यूनियन से ब्रेग्जिट हो गया। ठीक है, हो गया मतलब 31 तारीख को हो जाएगा फाइनल। फिर उसके बाद में ब्रिटेन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट, आप कह सकते हो ना कि यूरोपियन यूनियन एक कार्टेल जो था उससे बाहर निकल गया। तो अब इंडिया के लिए क्या मायने हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए यूए और यूके के साथ सेपरेटली। और इंडिया के लिए गुड्स का स्कोप तो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट वहाँ पर स्कोप सबसे शानदार क्या रह सकता है, सर्विसेज का, क्योंकि हमारी आईटी फर्म्स है ना वो बड़ी रेलेवेंट है इंटरनेशनली। दूसरा जो अपैरल्स हैं जैसे वियतनाम भी है, या फिर लेदर बूट्स की अगर बात करें, लेदर प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उनकी डिमांड बड़ी रहती है यूरोप में, तो वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं जैसे कि वियतनाम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट आर्टिकल से अभी एक देखते हैं इंपॉर्टेंट को। फर्स्ट है ड्राई रन प्लांट इन 4 स्टेट्स। इसमें क्या किया जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, स्टेट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया, उनमें कुछ डिस्ट्रिक्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया। स्टेट कौन से लिए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम। इनमें टारगेट किया जाएगा और 28 से 29 तारीख के बीच में दिसंबर में ट्रायल लिए जाएंगे, डमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा, जिससे कि वाकई में जो चैलेंजेस है उनका पता पड़े। दूसरा, इसमें आप देखोगे एक IT सिस्टम बेस्ड पूरा काम होगा, और IT सिस्टम का आप देखोगे नाम है कोविन। तो ये आप जरूर याद रखना कि कोविन रिसेंटली न्यूज़ में था। ये क्या है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म जिसका यूज़ किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये पूरा प्लान बताया हुआ है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और उनके जो नियर बाई जो भी स्टेशन होगा, जैसे कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल है, हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर वो जाकर के वैक्सीनेशन लेंगे। टेम्परेचर के बारे में देखा जाएगा क्योंकि वैक्सीन को डेवलप करने में या मतलब स्टोर करने के लिए टेम्परेचर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पर। तो जो भी डिपोज हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो वहाँ पर ये फैसिलिटी देखी जाएगी कि कितना टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। SMS के बेसिस पे आप देख सकते हो जो भी बेनिफिशियरीज है, जो 100 बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उनको मैसेज कर दिया जाएगा कि भाई आपको वैक्सीनेशन फला तारीख को मिल जाएगा। फिर उसके बाद में
जैसे ही वो आएंगे वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, जो डेट आ जाएगी मैसेज के ऊपर पूरी डिटेल आ जाएगी, फिर वहाँ पर जैसे ही मान लो CHC है या PHC है वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उनको जैसे ही वैक्सीनेशन दिया तो उनको कहा जाएगा बस अब आप आधा घंटा और बैठ जाओ, जिससे कि अगर कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसको ट्रैक किया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ तो क्लियर है ही, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही जल्दी में बना है तो, और फर्स्ट टाइम मासेस को दिया जाएगा, तो वहाँ पर ये देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट है और कितना क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक फैक्ट जो चीज़ थी, एक तो ये प्लान बनाना है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको कैसे काम करना चाहिए किसी भी इशू को टैकल करने के लिए, एक अच्छी प्लानिंग आपके सामने है। दूसरी, कोविन का जो मैंने नाम बताया वो ज़रूर याद रखना कि कोविन क्या है। कोविड-19 वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक IT प्लेटफॉर्म, सिंपल सी बात, ठीक है। फिर बात आ जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये डिमांड की जा रही है पूरी, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आ जाती है कि प्रोजेक्ट संजीवनी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, प्रोजेक्ट संजीवनी। तो दिल्ली एयरपोर्ट है ना, उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है, उसको, उस प्रोजेक्ट को क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्ट संजीवनी। ये ध्यान रखना आप। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है ये वाला दिल्ली, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उन्होंने प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है, जिससे कि कार्गो टर्मिनल्स को इक्विप किया जाए कूलिंग चैम्बर्स अवेल कराने के लिए, जिससे कि वैक्सीन्स को जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उतने पे स्टोर किया जा सके। तो ये ध्यान रखना ही बड़ी काम की चीज़ है। इस पैराग्राफ से चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब बात आ जाती है NRC को लेकर के कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश ने ये कहा है कि ये इंडियन इशू है और बांग्लादेश की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और इसके पीछे इन्होंने क्या बोला है कि भाई बांग्लादेश में पर कैपिटा GDP आज $2300 क्रॉस कर रही है, तो क्यों बांग्लादेशी लोग बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और इंडिया में जाएंगे। बट इंडिया की तरफ से क्लेम ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्योंकि BSF की तरफ से जो आए हैं टोटल, तो लगभग 3204 BSF की तरफ से जो डेटा है तो बोला 3204 इंडिविजुअल्स ने इलीगली इंडिया में एंटर होने के लिए बहुत कोशिश की है, ठीक है, और उनको रोका गया है। और ये डेटा कब निकाला है, हमारे जो राकेश अस्थाना जी हैं BSF के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने ये बात बताई है। बाकी और चीज़ें डेकोरेटिव हो, बाकी कैसे भी करके हम यहाँ पे एक इस पैराग्राफ से एक चीज़ बड़ी अच्छे से कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब समझ में आती है ना एक दूसरे के इश्यूज़ को, आप देखो NRC अपडेट करना ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में चल रहा है सारा काम, ठीक है। तो इस केस में अगर इसको इस पॉइंट पे कुछ इलीगल अगर कोई भी इमिग्रेंट हमारे यहाँ पर आते हैं तो उनको रोकना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, बट साथ में हमें बांग्लादेश के साथ में रिलेशन भी तो अच्छे रखने हैं ना। तो डायरेक्टली अगर बांग्लादेश को हिंट किया जाए, जैसे पॉलिटिक्स में कई बार कर देते हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका भी स्टेटमेंट आते रहते हैं, तो उन चीज़ों से क्या है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी खटास आ जाती है। बट इन रियल सेंस अगर देखें तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर आर्टिकल देखें तो इसमें पूछा है कि बाइडेन आ गए हैं तो कितना क्या इफेक्टिव रहेगा, इंडिया के लिए क्या रहेगा या फिर चाइना के लिए क्या रहेगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। मेन जो चीज़ें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना की अगर बात करें, देखो दोनों के बीच में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से रिलेशन बिगड़े हैं। बाकी जो बाइडेन फिर से एक कह सकते हो कि कुछ डायलॉग स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे चाइना के साथ में, एक तो ये चीज़ बोली जा रही है। फिर क्वेड के फ्यूचर से रिलेटेड बोला, क्वेड तो अब रियलिटी बन चुकी है। पहले देखो ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा यूँ आनाकानी करने की कोशिश की थी, बट जब से ऑस्ट्रेलिया भी वो ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जो प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है, जापान फेस कर रहा है, USA फेस कर रहा है, तो सिमिलर चैलेंजेस को देखते हुए तो ये तो लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, तो इंडो पैसिफिक रीजन को तो हाईलाइट जो बाइडेन ने अपने स्टेटमेंट्स में भी किया है, और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रही सही में जापान के प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से भी जब बातचीत हुई जो बाइडेन की, तो उसमें यही चीज़ निकल के आई है कि क्वेड वाला आइडिया तो कंटिन्यू बना रहेगा। बात आती है पाकिस्तान की। देखो पाकिस्तान तो एक ऐसा काम हो गया है कि अभी तक देखें तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ना तो पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज करने में USA राजी है, खुश है, या फिर प्रेशराइज करने में भी खुश नहीं है। कारण क्या है इसका, क्योंकि तालिबान फैक्टर, तालिबान को पाकिस्तान अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट सिक्के चलते हैं वहाँ पे, पहली चीज़। दूसरा, अफगानिस्तान से USA वहाँ विड्रॉ करना चाहता है,
तो देखो पाकिस्तान को तो इन्वॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब पॉइंट ये आ जाता है कि अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ना बड़ा क्लियरली ट्रीट करने वाला है पाकिस्तान को, ये यहाँ पर एक्सपर्ट कह रहे हैं, वो तो टाइम बताएगा होगा क्या। फिर बात आ जाती है भाई इमिग्रेशन पॉलिसी, बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी तरफ से H1B वीजाज को बड़ा बंद किया था, बट रियल सेंस में अगर देखा जाए तो अभी कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो भी स्किल लेबर है चाहे इंडिया से जाएंगी तो उनको वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि यूएसए की ग्रोथ इन स्किल लेबर पे ही डिपेंडेंट है। फिर बात आ जाती है इंडिया रशिया रिलेशन की। तो भाई काटसा कानून लाया जब गया था ना, तो उसमें काटसा का मतलब हुआ काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसमें यह था कि अगर अमेरिका के अगेंस्ट में जो भी कंट्रीज हैं इंटरनेशनली, अगर उनसे कोई भी लेन देन करता है, फॉर एग्जांपल इंडिया अगर कोई लेन देन करता है, जैसे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वो हम परचेज करेंगे, तो उससे इंडिया पे सैंक्शन ट्रंप लगा सकते थे, यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन लगा सकता था, बट उसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वेवियर मांग लिया कि भाई प्रेसिडेंट को थोड़ी पावर दे दो कि वो कुछ कंट्रीज को अगर रिलीफ देना चाहे तो दे सके। तो इस बिल में अगर देखें तो इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस नहीं लगेंगे, पहली बात। इसके अलावा दूसरा अगर देखें, अगर इंडिया पर यूएसए सैंक्शन लगाता है तो इंडिया एक अपने आप में रिलायबल और यूएसए एक रिलायबल पार्टनर की इमेज खो देगा। और आज देखो चाइना जैसे कंट्री को अगर टैकल करना है तो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर के तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है यूएसए के साथ में, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फिर बात आ जाती है भाई कश्मीर और सीए एनआरसी के ऊपर कुछ बोलेगा? जी बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि जो बाइडेन ह्यूमन राइट्स के बारे में बातचीत करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंट्रीज, दोनों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं यूएस से इंडिया के बीच में, और उनके बीच में अगर कश्मीर के मुद्दे को लेके, सीए को, एनआरसी को लेकर के कोई बातचीत होती है ना, तो इंडिया के पास भी तो पॉइंट है ना, क्योंकि वहाँ पर भी रेसिज्म की वजह से हमने देखा कि किस तरीके से वाइट्स और ब्लैक्स का कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए। तो दोनों देशों के अंदर कमियाँ भी हैं, डेमोक्रेसीज हैं, सिस्टम्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बातचीत भी होनी चाहिए। तो अब इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पोलराइजेशन का सामना कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यूएसए की नई पॉलिसी तिब्बत के लिए, चाइना और दलाई लामा क्या पूरा है रिवर्ट्स के लेकर के। देखो अभी क्या है, यूएसए ने अपनी तरफ से खुद की पॉलिसी डिक्लेयर, कांग्रेस ने पारित कर दिया है एक एक्ट जिसका नाम है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, ठीक है। सेनेट ने पारित कर दिया है। अब फाइनली अब यूएस प्रेसिडेंट के जैसे ही सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये कानून बन जाएगा। देखो अर्लियर इसके ये एक अमेंडमेंट है, इसके पहले 2002 में भी इसी तरीके तिब्बत पॉलिसी एक्ट आया था, बट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उसको रोक दिया था। ये कहा था कि भाई हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बस मेन पॉइंट ये था। अब बात आ जाती है आज यूएस और चाइना के आज रिलेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट है। आज देखो जहाँ पर कोalition बिल्डिंग की बात हो रही है, चाइना एक सुपर पावर की एम्बिशन रखता है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूएस से कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बड़ा उत्सुक है कि कैसे भी करके लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को साथ में लाया जाए और कंट्रोल किया जाए पूरी सिचुएशन को। तो यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाता है, अब जो है TSPA इसको अप्रूवल देने में यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला है। दलाई लामा पे इसमें क्या प्रोविज़न है, इसमें यूएसए ने बिल्कुल बोला है कि चाइनीज़ जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने अपनी तरफ से बड़े वो दिए हैं स्टेटमेंट कि भाई जो बुद्धास या बुद्धिस्ट फिलॉसफी या आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को चाइनीज़ कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप कह सकते हो एक एक्ट है जिसमें ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को एक तरीके से बढ़ा सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कोई भी दादागिरी लगाए, फॉर एग्जांपल ये चाइना अगर दलाई लामा पे लगाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इससे चाइना पे सैंक्शन लगने के स्कोप बन जाते हैं, और उस चीज़ को हाईलाइट कहीं ना कहीं करना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में दूसरे प्रोविजंस की बात करें, तिब्बत में देखो चाइना लगातार ब्रह्मपुत्रा की भी हमने एक बार बात की थी कि ब्रह्मपुत्रा के पानी को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पर डैमिंग की जा रही है, तो वहाँ पर इकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत सारे बनते चले जा रहे हैं। और इंटरनेशनली अगर देखें तो इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एक आवाज़ में बोल रहे हैं। तो इस केस में भी ये TPSA जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं चाइना को अकाउंटेबल बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। और रही सही में जो नए दलाई लामा होने वाले हैं तो उनमें भी चाइना अपनी तरफ से दादागिरी लगाना चाह रहा है कि 15वां दलाई लामा चाइना जो है अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, जबकि होता क्या है
तिब्बतन बुद्धिज्म के हिसाब से जो भी कैपेबल इंडिविजुअल होगा उसको दलाई लामा बनाया जाता है। बट यहाँ पर भी चाइना अपनी तरफ से दादागिरी चलाना चाहता है, तो वही चीज़ है, वहाँ पर इस एक्ट के अंडर में कुछ सैंक्शंस लग सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है कंज्यूमर इन फोकस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्राई में डैश का मतलब रोकना, ओके, टेलीकॉम्स होप्स ऑफ फिक्स्ड फ्लोर प्राइस। देखो डिमांड तो आ रही है तीनों जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं कि कैसे भी करके जल्दी से जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो और जो बेसिक मिनिमम प्राइसेस हैं वो फिक्स कर दी जाएं, जिससे कि इनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है ना वो उतर जाए। कर्जे की बात आ गई है तो सीधा हम इसी के आर्टिकल के लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं, जहां पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें इनके जो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू जो थी किसकी, वोडाफोन आइडिया और प्लस में आपका बच गया कौन, वोडाफोन ही, आइडिया नहीं, वोडाफोन और एयरटेल, तो इनको कर्जा उतारना था। एयरटेल पे लगभग 43,000 करोड़ का कर्जा है इस बेसिस पे, ठीक है, एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए एयरटेल ने रीपे कर दिया है। जबकि वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उन पर 58,000 करोड़ का था, जिसमें 6900 करोड़ रुपए उन्होंने रीपे कर दिया। तो कर्जे के नीचे दबे हुए हैं ना, इसलिए ये चाहते हैं कि एश्योरेंस कि मिनिमम प्राइसेस को फिक्स करने के लिए ये एक फिक्स फ्लोर प्राइस फिक्स कर दी जाए। बट इसके लिए पॉइंट क्या रहा है, वही कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है। कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और तो बाकी इसमें मोटी मोटी जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, यही है, ठीक है। बाकी जो सेकंड वाला आर्टिकल था सर्विस सेक्टर में एक्सप्लोर किया जा सकता है, वो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, जिसमें ये देख सकते हो आपके सामने, दिस इज़ हियर, या ये देखिए आप, इस वाले पैराग्राफ की जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बताई दी कि अपैरल सेक्टर जो वियतनाम अपनी तरफ से अपने सस्ते में बेच रहा है तो वो चीज़ें इंडिया भी कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकता है। सर्विस सेक्टर इंडिया का अच्छा है तो ईयू और यूके के साथ में सेपरेटली अपना खुद का रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। और इंडिया, और ये बोला किसके द्वारा जा रहा है, इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIEO। तो ये ज़रूर देख लेना, FIEO के बारे में गूगल ज़रूर कर लेना एक बार। तो इस तरीके से आज का डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।